करंट अफेयर्स, जीके ट्रिक्स, मैथ्स ट्रिक्स, रीजनिंग ट्रिक्स और जॉब अलर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी मैथमेंटल के इस विज्ञान की अति महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम प्रतिदिन 20 प्रश्न लाइव क्लास में देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये प्रश्न वो होंगे जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपन से कनेक्ट हो जाए। देखिए, पहला प्रश्न अपन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन वायु का प्रदूषक नहीं है? देखो, यहाँ पे प्रदूषक क्या होता है? प्रदूषक वो गैसें होती हैं या वो पदार्थ होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं, यानी कि दूषित करते हैं। दूषित से मतलब होता है अपने हेल्थ के लिए सही नहीं रहती, जैसे कि हवा में होती है तो विषैली हो जाती है। ठीक है, आपके ऑप्शन है SO2, CO2 या DDT। आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है। दोस्तों, ये सारे ही प्रश्न रेलवे में आए हुए हैं। तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर है CO2, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो विषैली नहीं है, बाकी सारी गैसें यहाँ पर विषैली है। दोस्तों, हवा का संगठन मैं बता देता हूँ। अपने वायुमंडल में कुल 100% हवा अगर अपन मान लें तो 100% में से 78% होती है नाइट्रोजन और 21% होती है ऑक्सीजन। 78 और 21, अब कितना बचा? 1%। उस 1% में सारी गैसें और जल वाष्प बाकी सारी चीज़ें उसमें होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? यानी कि जो इस दुनिया में जो पहला जीव है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पृथ्वी पर, हवा में, जल में या अन्य किसी ग्रह पर? तो बताइए दोस्तों, इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है? प्रथम जीव की उत्पत्ति से मतलब जो जीव है उसका जन्म कहाँ से हुआ था? दुनिया का पहला जीव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जल में। एक मिलर का प्रयोग था, उस प्रयोग से इसको सिद्ध किया गया था, है ना। मैं एक रील में इसके बारे में बता दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? मतलब ये वैज्ञानिक ऐसा बोल रहा है कि जो जीव होता है उसकी उत्पत्ति जीव से होती है। ये जो कथन है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? मतलब कौन वैज्ञानिक जिसने इसका कथन का सत्यापन किया? लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक, ओपेरिन या वान हेलमांट ने? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी रेलवे में आया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ओपेरिन ने। ओपेरिन एक वैज्ञानिक था जिसने यह कथन सिद्ध किया था कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। दोस्तों, साइड में जो ये दिख रहा है ये ओपेरिन साहब के पिक है, यहाँ से आपको देखने में आसानी होगी। ये इस टाइप से दिखते थे। क्लियर? अगला प्रश्न अपन देखते हैं, चौथा प्रश्न। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? कॉफ़ी जिसमें कैफीन होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, वो आपको बताना है। ये जो पिक में आपको दिख रहा है ये कॉफ़ी के बीन हैं, बीज कॉफ़ी के ऐसे दिखाई देते हैं। फूलों से, बीजों से, पत्तियों से या फलों से? बताइए मित्रों, जो पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो दोस्तों, कॉफ़ी प्राप्त होती है पौधे के बीज से। एक कॉफ़ी का पौधा होता है जिससे बीज निकलता है, उससे इस प्रकार के बीज निकलते हैं। इन बीजों को पहले रोस्टेड किया जाता है, यानी कि सेंका जाता है। सेंकने के बाद ये जो बीज होते हैं, इन बीज का पाउडर बनाया जाता है और उसमें कुछ अन्य एक्स्ट्रा चीज़ें मिलाई जाती है और अपन को पाउच में मिलता है, जिसको अपन गर्म दूध में शक्कर और उसके साथ इसको अपन यूज करते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन एक नशीला पदार्थ है, ये किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है चाय की पत्ती, तंबाकू की पत्ती, कॉफ़ी के बीजों में या नीम के पानी में? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कॉफ़ी के बीजों में कैफीन होता है, निकोटीन नहीं होता, यानी कि ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चाय की पत्ती में होता है थिन, इसलिए ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। नीम के पानी में निकोटीन हो ही नहीं सकता, तो अपना राइट आंसर है तंबाकू। दोस्तों, तंबाकू की पत्तियाँ ये देख लो, आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इस टाइप से होती है। एक्चुअली जैसे केर का पौधा आपने देखा है, उस टाइप से चौड़ी चौड़ी तंबाकू की जो पत्तियाँ होती हैं, और वो जो पत्तियाँ होती है मतलब इस टाइप से चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती है। उन पत्तियों में होता है, फिर उनका पाउडर बनाया जाता है, इसमें कुछ और पदार्थ मिला के फिर इस टाइप से सर्व किया जाता है। बीड़ी में, सिगरेट में वगैरह इसमें अपन इसको यूज़ करते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न अपन देखते हैं, छठा प्रश्न। कीटभक्षी पौधा कौन सा है? यानी कि ऐसा पौधा जो कीड़े को ही खा जाता है, वह पौधा कौन सा है?
अपन से ये पूछ रहे हैं कि कीट भक्षी पौधा कौन सा है, अमरबेल, ड्रोसरा, गुलाब या नागफनी। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा पौधा कीट भक्षी पौधा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ड्रोसरा। ड्रोसरा पौधा है, ये कीट भक्षी पौधा है, यानी कि पौधे को जड़ों से न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन वगैरह नहीं मिल पाते हैं तो वो कीड़ों को मार के भी उनको ले लेता है। अब पौधा कीड़ों को कैसे मार सकता है, तो देखिए मैंने एक ड्रोसा कीट भक्षी पौधे का यहाँ पे चित्र दिया है। एक किस प्रकार की संरचना होती है, ये पाइप जैसा दिख रहा है, देखो ये वाला है ना। इस जब कीड़ा इसके अंदर जाता है ना, तो उसके बाद ये जो ढक्कन है ये वाला, ये ढक्कन बंद हो जाता है, कीड़ा इसी के अंदर जाता है, वो कीड़ा मर जाता है, इस प्रकार से सूख जाता है। और ये जो नलजी जैसी लगी हुई है, ये देखो इसमें से इसकी जो पोषक तत्व है पौधे के अंदर चले जाते हैं। प्रकृति की लीला अपरंपार है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 7वां। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, यानी कि 1962 का नोबेल पुरस्कार था वह किसे मिला। डीएनए का जो हेलिक्स, डबल हेलिक्स मॉडल था उसको प्रस्तुत करने के लिए किसे मिला। वाटसन एवं क्रिक को, रॉबर्ट हुक को, डॉक्टर एजी खुराना या ब्रिक्स एवं किंग को। दोस्तों इसका राइट आंसर है वाटसन और क्रिक को। ये इसको क्रिक या किंग दोनों बोल देते हैं, ये दोनों ही वैज्ञानिक थे जो साथ मिलकर काम करते थे, तो वाटसन और क्रिक के नाम से इनको जाना जाता है। इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब डीएनए की संरचना मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, डबल हेलिक्स मॉडल उस टाइप की डीएनए की संरचना होती है, यानी कि इस टाइप से होती है और ये इस टाइप से घूमती घूमती रहती है, अपनी बॉडी के अंदर रहती है, उसी से अपनी बॉडी चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 8वां। आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है। आनुवांशिकता, उसके जन्मदाता कौन है, ऐसा अपन से प्रश्न पूछा गया है। इसके ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, मेंडल या डॉक्टर खुराना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मेंडल। मेंडल ने मटर के बीज के ऊपर प्रयोग किया था, किसके ऊपर, मटर के बीज के ऊपर, और एक नियम प्रतिपादित किया था कि वो आनुवांशिकता के नियम कहलाए। ये जो आपको चित्र में दिख रहे हैं ये मेंडल साहब है, डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था, और ये एक पारसी थे, तो इसका प्लस का साइन वाला इन्होंने पहना हुआ है, और ये एक चर्च में पादरी थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आलू क्या है। जो आलू, पोटैटो जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, POTATO, ये आलू क्या है, जड़ है, तना है, पत्ती है या फल है। इसके बारे में अपन से ये पूछ रहा है कि आलू क्या है। दोस्तों एनटीपीसी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, भरे पड़े प्रश्न, और अभी ग्रुप डी के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आलू जड़ तो हो नहीं सकता क्योंकि आलू के अंदर जड़ एक्स्ट्रा आती है। पत्ती आलू हो नहीं सकता क्योंकि आलू में पत्ती भी आती है, एक आलू होता है, यहाँ पे इसकी पत्तियाँ बनी रहती है और यहाँ पे इसकी जड़ें आती है ना। फल आलू हो नहीं सकता, यानी कि आलू क्या हुआ, तना। क्लियर। दोस्तों आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया। यानी कि जो चेचक बीमारी है उसका जो वैक्सीन है, मतलब उसका जो वैक्सीन है उसको सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। लुई पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने या साल्क ने। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो उसका राइट आंसर है डॉक्टर जेनर ने। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। मतलब यहाँ पर 3 बीमारियाँ ऐसी है जिन पर काबू नहीं पाया गया है और एक बीमारी ऐसी है जिस पर काबू पा लिया गया है, तो वह कौन सी है। टीबी, कैंसर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। मतलब मस्तिष्क घूम जाता है, वो डिसऑर्डर यानी कि इधर उधर संकेत देने लग जाता है कि इस बीमारी पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है। जोड़ों के डिसऑर्डर पर भी अभी भी काबू नहीं पाया गया है। कैंसर अनेक रोगों का समूह होता है, इसके ऊपर भी अभी भी काबू नहीं पाया गया है। तो आपका राइट आंसर है टीबी। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीयों में कितना वसा पाया जाता है। एक जनरल स्टडी है, जो भारतीय होते हैं उनके अंदर कितना वसा पाया जाता है। ये ppm DDT इसका मात्रक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 से 30 ppm वसा भारतीयों में पाया जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकंटीन प्राप्त होता है। एजाडिरकंटीन एक कीटनाशक है जो प्राकृतिक है। वो किससे प्राप्त होता है? तंबाकू से, आम से, पपीते से या नीम से? तो दोस्तों तंबाकू तो उससे प्राप्त नहीं होता है क्योंकि नशीली चीज़ है। आम से ये प्राप्त नहीं होता है, खाद्य है। और पपीते से, तो इसका राइट आंसर नीम से। नीम की छाल और नीम में कड़वा होता है, उससे एक प्राकृतिक कीटनाशक प्राप्त होता है जिसको सामान्यतः गांव में, घर में भी इसको यूज करते हैं, दातुन में भी इसको यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटीबायोटिक्स क्या होती है? पौधे, टॉक्सिन्स, जो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है टॉक्सिन है ये, दवाएं या सिरप। सिरप भी दवाई होती है पीने वाली, ठीक है, लेकिन वो एक सिरप होता है ना। तो एंटीबायोटिक दवाएं होती है, पौधे हो नहीं सकते, टॉक्सिन्स हो नहीं सकते। टॉक्सिन्स का मतलब होता है जहर, करता है जहर। मतलब सिरप एक नॉर्मल पेय पदार्थ होता है, लेकिन ये एंटीबायोटिक नहीं होती है। क्लियर? एंड इसका राइट आंसर है दवाएं। अगर यहाँ पे दवाएं ऑप्शन में नहीं होता तो फिर इसका सिरप राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? यानी कि मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड। खमीर, राइजोबियम, राइजोपस या लैक्टोबैसिलस? तो देखो खमीर तो एक प्रकार का नाम है, ठीक है। राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो पौधे की जड़ों के नीचे होता है और ये क्या करता है? नाइट्रोजन को द्रव में बदलता है। राइजोपस अलग है और लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जो दही में उसको परिवर्तित करता है। क्लियर? अगला अपन प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन्फ्लुएंजा यानी कि H1N1 किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? यानी कि एक बीमारी का नाम है जो किस नाम से जाना जाता है, वो अपन से पूछ रहा है इसमें। H1N1 अभी वो साल पहले एक वायरस आया था H1N1। अभी कोरोना चल रहा है दोस्तों, कोरोना से बच के रहे, मास्क वगैरह लगाए, अनजान व्यक्ति के संपर्क में ना आए। तो ये कौन है? तो ये स्वाइन फ्लू। रेबीज कुत्ते का काटने से होता है। कॉमन फ्लू एक नॉर्मल से सर्दी जुकाम है। और मैक काउ डिसीज ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 यानी कि इन्फ्लुएंजा के नाम से भी प्रचलित है। अगला अपन प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। रडार का आविष्कार किसने किया? रडार एक इस टाइप से छतरी जैसा भी हो सकता है, अलग अलग शेप में अब आने लग गए हैं, जो घूमता रहता है। ये रेडियो सिग्नल को पकड़ता है और कोई चीज़ आती है उसको डिटेक्ट करता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने, बुशवाल ने, ऑस्टिन ने या टेलर यंग ने? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर टेलर और यंग, दो वैज्ञानिक उन्होंने दोनों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था। अगर दोस्तों टेलर और यंग ऑप्शन में नहीं हो तो इसका राइट आंसर आपको वाटसन लगाना है, ठीक है, वाटसन। क्लियर? अगला अपन प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये टॉक्सिन है, जहर का प्रकार है। इसकी वजह से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, हृदय, फेफड़े या वृक्क? देखिए यकृत, हृदय, फेफड़े या वृक्क। अपन सबसे पहले खाना खाते हैं, देखिए अपन खाना खाते हैं, अपने मुंह से जाता है, मुंह से जाने के बाद अपने बड़ी आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में जाता है, तो वो सबसे बड़ा प्रभावित करता है यकृत को। हृदय तक पहुंच नहीं पाता, यकृत को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित नहीं करता है। वृक्क तक जाता है, उससे पहले ही हृदय इसको अवशोषित कर लेता है। हमारे शरीर के सारे जहर को हृदय अवशोषित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, प्रश्न नंबर 19, सेकंड लास्ट। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विटामिन B12। इसका पूरा नाम कोबालमिन भी है, कोबालमिन, ओके, ठीक है। कोबालमिन एक मात्र ऐसा विटामिन है, विटामिन B12, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर? लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने के काम में आता है? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, अमीटर या स्पेग्मोमेनोमीटर? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर अपन अगली क्लास में यानी कि कल इसी टाइम में 9:30 बजे देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और इस प्रश्न का आंसर मैं कल बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल मिलेंगे नए प्रश्न के साथ सेम टाइम सेम चैनल पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ ज्ञान का खजाना कभी खाली नहीं होता और हमारी टीम आपके लिए बहुत ही मेहनत करती है। और दोस्तों अगर आप नए हो और अगर आपको इस वीडियो से बिल्कुल थोड़ा बहुत समझने को मिला हो, सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएँ। धन्यवाद। हमारी मैथ्स मेंटल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।